हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगी, घर पे होंगी और बिल्कुल सुरक्षित होंगी। आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। इससे पहले इस चैप्टर के 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। रेस्पिरेशन प्लांट का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स यानी कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को डिस्कस किया था। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है वो चीज़ भी मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई थी। सेकंड वीडियो में एरोबिक रेस्पिरेशन और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं उनके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी। आज अपन बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, तो अच्छे से पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। ये वीडियो देखने के बाद आपको ग्लाइकोलाइसिस में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस देखिए 2 टर्म से ये मिलके बना हुआ है, एक तो है ग्लाइको और दूसरा है लाइसिस। ग्लाइको का मतलब हो गया शुगर से, और शुगर का एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं किसको, ग्लूकोज को। लाइसिस का मतलब हो गया ब्रेक डाउन यानी टूटना। तो इसमें क्या होगा, इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है वो टूटेगा। अब इसमें ग्लूकोज किस तरीके से टूटेगा, ध्यान से देखना। इस प्रोसेस में 1 ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है, जो कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का, इसका ब्रेकडाउन होगा किस प्रोसेस से, ग्लाइकोलाइसिस से। और इससे बनेंगे कितने, 2 पायरुविक एसिड। ठीक है, कितने बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड। कितने कार्बन के होंगे, 3 कार्बन के। पायरुविक एसिड बोल दीजिए या पायरुवेट बोल दीजिए, एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोलाइसिस, ये वाला ग्लाइकोलाइसिस जो है वो होता कहाँ पे है, तो ये होता है कहाँ पर, इन साइटोसोल। अब चाहे प्रोकैरियोट हो या फिर यूकैरियोट हो, दोनों में ये वाली प्रोसेस साइटोसोल में ही होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो अपने को याद रखना है वो ये कि ग्लाइकोलाइसिस जो है इसकी अगर अपन बात करें तो इसमें O2 का यूज होता है या नहीं होता, तो ये वाली प्रोसेस क्या होती है, O2 इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, O2 इंडिपेंडेंट होती है, यानी इसमें O2 का यूज नहीं होगा। थर्ड पॉइंट यहाँ पर ये कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्रेजेंट होता है चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही ग्लाइकोलाइसिस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो आपके O2 का यूज़ होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में O2 का यूज़ नहीं होता। और यहाँ पर ध्यान रखिए कि ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन का है तो भी उसमें O2 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी ग्लाइकोलाइसिस O2 इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। नेक्स्ट थिंग आपके पास ये कि टोटल 10 स्टेप में ये वाली प्रोसेस होती है। 10 स्टेप में ये वाली प्रोसेस जो है वो आपको देखने को मिलती है, और हर एक स्टेप में एक डिफरेंट टाइप का एंजाइम आपको यहाँ पर ज़रूरी होता है। बात क्लियर है इतनी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर होगा क्या, रिजल्ट क्या आपके पास आएगा, रिजल्ट आपके पास ये आएगा कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके। ग्लूकोज एक 6 कार्बन का है तो पायरुविक एसिड के 3 कार्बन के मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाते हैं। इसके अलावा इसमें ATP और NADH जो है उसका फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, ATP और NADH का फॉर्मेशन इस प्रोसेस में होता है। नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पर ध्यान रखिए कि ATP और NADH का फॉर्मेशन तो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ATP का यूज़ भी होगा। यहाँ पर क्या होगा, ATP का यूज़ भी होगा, यानी इस प्रोसेस में ATP का फॉर्मेशन भी होगा और ATP का यूज़ भी होगा। ये दोनों काम आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट थीम आपके दिमाग में क्या आनी चाहिए, यहाँ पर जो टोटल 10 स्टेप होते हैं
उन 10 स्टेप की अपन बात करें तो ये सारे के सारे 10 स्टेप आपको साइटोसोल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और हर एक स्टेप की बात करें तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम काम में आएगा। अब ये 10 स्टेप कौन से हैं उस चीज़ को अपन अच्छे से देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स की बात करें तो टोटल 10 स्टेप में ये वाली प्रोसेस होती है। कितने स्टेप में? 10 स्टेप में ये वाली प्रोसेस होती है। अब ये 10 स्टेप कौन कौन से होते हैं वो चीज़ देखिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या है? ग्लूकोज है। फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होता है किसमें? ग्लूकोज 6 फोस्फेट में। और उसके बाद ग्लूकोज 6 फोस्फेट से बनता है कौन सा? फ्रक्टोज 6 फोस्फेट। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट से बनता है क्या? फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट। फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट से आपके बनता है क्या? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट। क्या बनेगा? ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट, ठीक है। और इससे बनता है आगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। क्या बनेगा नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर? DHAP या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट। इसका दूसरा नाम होता है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फोस्फेट, इसका पूरा नाम है। अब देखिए यहाँ पर अपन बात करें तो जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फोस्फेट है ये आगे कन्वर्ट होता है किसमें? 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट में। किस में कन्वर्ट होगा? 1,3 बिस फोस्फो ग्लिसरेट में। इससे बनेगा क्या? 3 फोस्फो ग्लिसरेट। उससे बनेगा 2 फोस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। और उसके बाद फोस्फो इनोल पायरुवेट PEP। क्या बोलते हैं इसको? फोस्फो इनोल पायरुवेट। और फाइनली फोस्फो इनोल पायरुवेट से आपके बनता है क्या? पायरुविक एसिड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा टोटल यहाँ पर कितने स्टेप हो गए। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, यहाँ पर ये आपके पास सेकंड स्टेप, ये थर्ड, ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, ये सिक्स्थ, 7th, 8th, 9 और ये लास्ट स्टेप 10th स्टेप। अब यहाँ पर देखिए हर एक स्टेप पे आपको एक स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए होता है। फर्स्ट स्टेप पे आपको चाहिए होता है कौन सा? हेक्सोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और इस स्टेप पे यहाँ पर क्या होता है? एक ATP मॉलिक्यूल का हाइड्रोलाइसिस होता है, यानी कि एक ATP मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूज हो जाएगा। एक ATP मॉलिक्यूल का यूज होगा तो इससे क्या बन जाएगा? ADP बन जाएगा। और ये जो एक फोस्फेट निकला वो ग्लूकोज के साथ जुड़ के ग्लूकोज 6 फोस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम कौन सा काम में आया था यहाँ पर? हेक्सोकाइनेज। तो फर्स्ट स्टेप पे आपके ATP के एक मॉलिक्यूल का यूज हो जाता है। सेकंड स्टेप की बात करें तो यहाँ पर आपके एंजाइम काम में आता है कौन सा? आइसोमरेज। ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आइसोमरेज एंजाइम जिस फेज पे काम करता है क्या वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपन बात करें फर्स्ट स्टेप की तो वो इरिवर्सिबल होती है।
यानी वो वापस बैक साइड में नहीं जाती। ग्लूकोज से एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो ये बना हुआ रहेगा, वापस इससे ग्लूकोज नहीं बनेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है उसमें क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना है। ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये वाली प्रोसेस जो है वो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। थर्ड स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, एक डायरेक्शन में होगा, इरिवर्सिबल होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो एंजाइम आपके काम में आता है वो आता है कौन सा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। ठीक है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज आपके थर्ड स्टेप पे काम में आता है। इस स्टेप पे भी आपके क्या हो जाएगा, एक एटीपी मॉलिक्यूल का यूज़ होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1 एटीपी जो है उसका हाइड्रोलाइसिस होगा और उससे क्या बन जाएगा, एडीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक फॉस्फेट जो निकला वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। अब देखिए फोर्थ स्टेप की अपन बात करें तो फोर्थ स्टेप जो होता है, ये फोर्थ स्टेप जो है वो भी क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। फर्स्ट और थर्ड स्टेप जो है वो क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। सेकंड स्टेप क्या था, रिवर्सिबल था। फोर्थ स्टेप जो है वो भी क्या होगा, रिवर्सिबल होता है। और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है उसकी अपन बात करें, उसको बोलते हैं अपन एल्डोलेज। क्या बोलते हैं उसको, एल्डोलेज। यहाँ पे एंजाइम काम में आएगा एल्डोलेज। बहुत ही सिंपल से वे में अपन ग्लाइकोलाइसिस को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैंने इसको नहीं बनाया लेक्चर को। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप आपके पास आता है कौन सा, ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, इस स्टेप की अपन बात करें तो इसमें क्या है, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। ध्यान से देखिएगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। अब तक जितने भी आए वो सारे के सारे क्या थे, 6 कार्बन का। ये ग्लूकोज भी 6 कार्बन का, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो भी 6 कार्बन का है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन का है, और 1,6 बिस फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो भी कितने का, 6 कार्बन का है। फर्स्ट यहाँ पर 3 कार्बन का कंपाउंड कौन सा बना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट की अपन बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में आपके कन्वर्ट होता है किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। एक्चुअली यहाँ पर होता क्या है, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से एक तो बनता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एक बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो इस तरीके से आपके पास कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं किसके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ये जो स्टेप है फिफ्थ स्टेप, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा आइसोमरेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, यहाँ पर काम में आएगा आपके आइसोमरेज। क्लियर है। और उसके बाद सिक्स्थ स्टेप आप देखिए, जिसमें आपके पास क्या होता है, सिक्स्थ स्टेप में आपके पास यहाँ पर बनता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। क्लियर है इतनी बात। ये जो स्टेप है यहाँ पर एंजाइम काम में आपके आएगा कौन सा, यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है वो होता है डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा, डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में होता है क्या, ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ स्टेप में आपके क्या होगा, 2 NAD जो है उनसे बनेंगे 2 NADH। यानी इस वाले स्टेप पे क्या होगा, 2 NAD से 2 NADH का फॉर्मेशन आपके यहाँ पर होने वाला है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। ध्यान से देखिएगा, जो सिक्स्थ स्टेप है वो भी क्या होता है, वो भी आपके रिवर्सिबल होता है। वो भी आपके क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट स्टेप है सेवंथ स्टेप,
ये स्टेप भी आपके रिवर्सिबल होगा और इस स्टेप पे आपके जो एंजाइम काम में आएगा कौन सा आएगा, यहाँ पर आपके काम में आएगा काइनेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, काइनेज। 7th स्टेप पे कौन सा एंजाइम काम में आएगा, काइनेज एंजाइम काम में आएगा। उसके बाद 8th स्टेप की अपन बात करें तो ये वाला स्टेप भी क्या होता है, ये वाला स्टेप भी आपके होता है यहाँ पर रिवर्सिबल। ये वाला स्टेप भी आपके क्या होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो एंजाइम काम में आएगा वो होगा आपके कौन सा, म्यूटेज। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, म्यूटेज एंजाइम काम में आएगा। 9th स्टेप की अपन बात करें तो 9th स्टेप की अपन बात करते हैं, ये वाला स्टेप जो है वो भी आपके रिवर्सिबल होता है। ये वाला स्टेप भी आपके क्या होगा, रिवर्सिबल होता है। और इस स्टेप के ऊपर जो काम में आता है एंजाइम वो कौन सा है, इनोलेज। इनोलेज, ठीक है, ये ला एंजाइम आपके इस स्टेप पे काम में आएगा। और लास्ट स्टेप आपके है फोस्फोइनोल पायरुवेट से आपके बनता है पायरुविक एसिड। तो ये वाला जो स्टेप है वो इरिवर्सिबल है, ध्यान रखना। ये वाला स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल स्टेप है। और इस स्टेप की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो एंजाइम काम में आता है होता है फोस्फोइनोल पायरुवेट काइनेज, सॉरी पायरुवेट काइनेज एंजाइम जो है वो काम में आएगा। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, पायरुवेट काइनेज। ये वाला एंजाइम आपके इस स्टेप पे काम में आता है। क्लियर है इतनी बात। अब ध्यान से देखिए, एटीपी का फॉर्मेशन कौन से स्टेप यूज कौन से स्टेप पे हुआ, फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे एटीपी का आपके यूज हुआ, एक एक मॉलिक्यूल एटीपी का यहाँ पर यूज हुआ। अब देखिए यहाँ पर जो 7th स्टेप है वहाँ पर क्या होता है, 7th स्टेप के ऊपर आपके क्या काम में आएगा, 2 एडीपी जो है वो कन्वर्ट होंगे किस में, 2 एटीपी में। यानी ये वाला जो स्टेप है 7th स्टेप है, यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, 2 एटीपी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और इसके अलावा जो पायरुवेट काइनेज यानी 10th स्टेप पे जो एंजाइम काम में आता है उस 10th स्टेप पे भी क्या होगा, यहाँ पर एडीपी जो है 2 एडीपी की अपन बात करें वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट 2 आईपीपीआई के साथ यहाँ पे जुड़ेंगे। क्या बनेगा यहाँ पर, 2 एडीपी से यहाँ पर बनेगा क्या, 2 एटीपी। तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास एटीपी फॉर्मेशन कौन से स्टेप पे हो रहा है। एक तो ये वाले स्टेप पे क्या हो रहा है, एटीपी फॉर्मेशन। और ये जो 10th स्टेप है इस पे भी एटीपी फॉर्मेशन हो रहा है। ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई होगी। एटीपी का यूज़ कौन से स्टेप पे हो रहा है वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। एनएडीएच का यूज़ कौन से, एनएडीएच का फॉर्मेशन कौन से स्टेप पे हो रहा है वो चीज़ ध्यान रखिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये जो सबस्ट्रेट है उनसे फॉस्फेट निकलेगा। तो ये 7th स्टेप पे आपकी जो प्रोसेस होती है उसमें एडीपी के साथ जो फॉस्फेट जुड़ेगा वो इस मॉलिक्यूल से सबस्ट्रेट से जुड़ेगा। तो इस स्टेप को अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन और एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इस स्टेप पे हुआ। तो 7th और 10th स्टेप पे एटीपी का फॉर्मेशन हुआ और ये दोनों स्टेप कौन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको इन दोनों स्टेप पे देखने को मिलता है। तो ओवरऑल आपके पास जो ग्लाइकोलाइसिस का रिजल्ट हुआ, ध्यान से देखिएगा, ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का है, ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, ये 3 कार्बन के आगे 2-2 मॉलिक्यूल बन रहे सारे 3-3 कार्बन के। तो फाइनली आपके पास पायरुविक एसिड बना 3 कार्बन का। कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल आपके पास पायरुविक एसिड के यहाँ पर बन रहे हैं। अब इस प्रोसेस का आपके पास ओवरऑल रिजल्ट क्या है, क्या चीज़ अपने को याद रखनी है, कहाँ से नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा का सीधा। सबसे पहला जो काम आपके पास फर्स्ट एटीपी फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ है, ठीक है। एटीपी सबसे पहले देख लेते हैं एटीपी फॉर्मेशन की। टोटल एटीपी फॉर्मेशन आपके पास कितना हुआ है,
टोटल ग्रोस एटीपी फॉर्मेशन आपके पास कितना हुआ, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपके पास सबसे पहले अपन बात करें ग्रोस एटीपी फॉर्मेशन, ठीक है। एक तो 7th स्टेप पे हुआ था, एक हुआ था आपके 10th स्टेप पे। 2 एटीपी यहाँ पर बने, 2 एटीपी यहाँ पे, तो कितने एटीपी बने टोटल आपके पास 4 एटीपी बने। और उसके बाद इसमें से आप निकाल दो यूज ऑफ एटीपी, यूज ऑफ एटीपी। तो एटीपी का यूज कौन से स्टेप पे हो रहा है, एक तो फर्स्ट स्टेप पे यहाँ पर हो रहा है और एक हो रहा है 3rd स्टेप पे। तो यहाँ पर कितने एटीपी यूज हो रहे थे, फर्स्ट स्टेप पे 1 एटीपी और 3rd पे भी 1 एटीपी, कितना हो जाएगा 2 एटीपी। ये इसमें से निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। नेट एटीपी कितने आपके पास आएंगे, 4 में से 2 निकाल दो, कितना हो जाएगा 2 एटीपी। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में 2 एटीपी आपको पास सीधा का सीधा मिल जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बन रहा है NADH भी, ग्लाइकोलाइसिस में NADH भी बन रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन की अपन बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इस NADH का ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो आपके पास कितने NADH बने, 2 NADH बने। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, 1 NADH का जब ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इंटर करता है, इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो इससे बनते हैं आपके पास 3 एटीपी। कितने एटीपी, 3 एटीपी। आपके पास 2 NADH है तो 2 को आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, कितना हो जाएगा आपके पास 6 एटीपी यहाँ पर बन जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर प्रोसेस कौन सी है, एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें NADH का ऑक्सीडेशन होता है ETS के थ्रू, और टोटल आपको कितने एटीपी का फ़ायदा हुआ, 2 यहाँ से 6 यहाँ से, टोटल 8 एटीपी का फ़ायदा हो जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको 8 एटीपी का फ़ायदा होता है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो तो आपको सीधा का सीधा ये 2 एटीपी जो है वो ही मिलते हैं, क्योंकि NADH का ऑक्सीडेशन उसमें नहीं होता। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्रोसेस कौन सी है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, तो ग्लाइकोलाइसिस से आपको 2 एटीपी का ही फ़ायदा होता है, क्योंकि वहाँ पर NADH का ऑक्सीडेशन नहीं होता, क्योंकि ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रोसेस उनमें नहीं होती, एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होती। इस वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी आपको नेट गेन होता है, जबकि एरोबिक में कितना हो जाता है, 8 एटीपी का गेन होता है। मेरे हिसाब से ग्लाइकोलाइसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 स्टेप पे होता है, NADH का फॉर्मेशन 1 स्टेप पे होता है, ATP का यूज़ 2 स्टेप पे होता है, ATP का फॉर्मेशन भी 2 स्टेप पे होता है। कौन कौन से स्टेप पे ये वाली प्रोसेस होती है वो ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलाइसिस में 3 स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होते हैं। कौन कौन से, एक तो देखिए फर्स्ट स्टेप, दूसरा 3rd स्टेप और एक आपके 10th स्टेप। ये तीनों क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। बाकी सारे स्टेप क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे के सीधे बन जाएंगे। एक तो एटीपी फॉर्मेशन का ध्यान रखना, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितने स्टेप पे और कौन सी जगह पे होता है, ठीक है। NADH का फॉर्मेशन कहाँ पर यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का फ़ायदा होगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपी का फ़ायदा होगा। तो चलिए, इस लेक्चर में मेरे हिसाब से आपको ग्लाइकोलाइसिस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। अगर डाउट आपके आता है तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। बाय एंड टेक केयर।